तो सर कश्मीर वाली आपने बात की, उसमें सर एक तो जिस तरह से आपने बताया कि जो पिछले साल तहरीक चली थी 13 मई में 3 उस तहरीक में शहीद हुए थे, उनकी याद में वो इकट्ठे हो रहे हैं। दूसरा जो शौकत नवाज मीर हैं उनके हवाले से कल हाई कोर्ट ने फैसला दिया है, उनके 2020 के जो इलेक्शन थे ताजिर तंजीमों के जो इलेक्शन उनको कलअदम करार दिया गया है। उस पर अब नया लाए अमल आज उनका सामने आएगा, जिसमें एक बड़ी इंपॉर्टेंट है सर उनका जो मुतालबा है कि जितने वहाँ के ब्यूरोक्रेट्स हैं एजेके के उनका प्रोटोकॉल ख़त्म किया जाए। सरकार अवाम के टैक्स के पैसों से उनको प्रोटोकॉल नहीं। भाई सारी दुनिया में ये तमाशा नहीं था। देखिए अगर प्यूटन के लिए फासले इंतजाम हैं या अमरीकी सदर के लिए जी सर, या और उसके किसी के लिए हैं तो वो दूसरी बात है। जी सर, लेकिन हर अफसर के साथ प्रोटोकॉल हैं और गाड़ियां हैं और एक से ज़्यादा गाड़ियां। हमारे एक दोस्त है फारूक गिलानी, वफात पा गए। वो सिर्फ इसलिए सेक्रेटरी नहीं बन सके कि वो सच बोलते थे और खरी बात करते थे। वो एक दफ़ा आज़ाद कश्मीर का टैक्स कलेक्शन उनके सुपुर्द कर दिया गया। वो डिप्टी सेक्रेटरी होता था, उस वक्त कंट्रोल करता, पता नहीं क्या निज़ाम है। एक साल में 3 गुना टैक्स में इजाफा हो गया। कश्मीर में ऐसी करप्शन है आप अंदाज़ा नहीं कर सकते, जगह जगह पे हर कहीं। और नालायकी और नाहली की तो कोई हद ही नहीं है ना जी। मैं नाम नहीं लेना चाहता एक वज़ीर आज़म साहब से, उनसे मैंने एक आदमी को मेरे पास आया, उसने कहा वहाँ हम दरिया झेलम पे एक छोटा सा यूनिट लगाना चाहते बिजली पैदा करने का। उन्होंने मुझसे पूछा हमें क्या फ़ायदा कश्मीरियों को। मैंने कहा अलग बंदे बिजली पैदा होगी, मुलाजमत मिलेंगी, वो पैसे कमाएंगे, उससे आप टैक्स लेंगे और क्या। नहीं नहीं इससे कोई हमें को फ़ायदा होना चाहिए। मैंने कहा ले लो फ़ायदा, फिर वो लगा ही नहीं वो नहीं। और वो बड़े पॉपुलर थे, बदनाम हो गए फिर बाद में। अब वो सुना राइफल उठाए फिरते हैं और कहते हैं कि मैं जहाज़ में शरीक होना चाहता हूँ। राइफल उठा के मुजफ्फराबाद के बाज़ारों में तो कोई जहाज़ नहीं हो रहा। तो वो अब देखिए ना कि ये उस आदमी को अदालत जो है वो कह रही तुम ताजरों के, भाई ये ताजरों का मसला है, अदालत का मसला है। बिल्कुल ये समझ से बाहर है कि भाई अदालत कहती है ये आदमी ताजरों को, क्या वो ताजर नहीं है? अगर तो वो ताजर नहीं है तो फिर ठीक है, किसी का क्लेम है इस पर। मैंने जो बात आपसे अर्ज़ की वो ये है कि एक बेदारी है, इसको एक समत इख्तियार करनी होती है। जब ये एक सम डायरेक्शन इख्तियार कर लेगी, यही लोग जो आज ये अखबार नवीस जो हैं जो उसको गालियाँ दे रहे हैं, यही कहेंगे कि वाह इसकी क्या पॉपुलैरिटी है, ये है वो। बस जबर से आप कितना लोगों को रोक, कब तक रोक सकते? बिल्कुल। और वो शौकत मीर साहब के ख़िलाफ़ जो चीज़ें हो रही हैं वो इसलिए हो रही हैं कि ज़ाहिर है अवाम में वो पॉपुलर हैं, उनकी एक कॉल पे पूरा कश्मीर बंद हो जाता है। आखिरी सर हमने एक स्टोरी करनी है। इमरान खान साहब जब वज़ीर-ए-आज़म बने तो उन्होंने एक बनाई थी नया पाकिस्तान हाउसिंग एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी, जिसके लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड अनवर अली हैदर साहब उसके सरबराह थे। और उसमें सर 3 चीज़ें थीं। एक ये थी कि बिल्कुल जो गरीब लोग हैं उनको शहरों में फ्लैट्स दिए जाएंगे बना के, और शहरों से निकल के जो थोड़े से देही इलाके हैं या छोटे शहर हैं 18 लाख के और 37 जी लाख। जी, वहाँ पे उनको 2.5 मरले के घर बना के दिए जाएंगे। एक थे 18 लाख रुपए तक के घर, एक 27 लाख रुपए तक के घर और फ्लैट्स थे। और उसमें सर ये था कि वो 15 से 20 साल किस्तें थी, 10,000 उसकी किस्त बनती थी 18 लाख वाले की। जितना मकान का किराया होता है जी, मकान के किराए से भी कम। अब 10,000 में तो 10,000 से ज़्यादा ही हर जगह पे है किराया, 10,000 से ज़्यादा। 10,000 से फ्लैट्स पिंडी में सर देखें 15-15, 18-18 हज़ार किराया। खैर सर उसमें हुआ ये कि 37 से 40 हज़ार घर और फ्लैट्स हो गए तैयार। इमरान खान की हुकूमत गिरा दी गई, 37 से 40 हज़ार फ्लैट्स और घर तैयार हो गए। अच्छा, ये जो 37 से 40 हज़ार घर हैं ये सर अलॉट कर दिए गए लोगों को, उनको अलॉटमेंट लेटर दे दिए गए। हुआ ये सर कि 95% इन पे काम मुकम्मल हो गया। पीडीएम की हुकूमत आ गई, इन्होंने बाकी जो थोड़े सा फंड मजीद चाहिए था वो फंड इन्होंने दिया नहीं। इमरान खान के दौर में 35 अरब फंड दिया गया था। अब जब इन्होंने फंड ना दिया तो जाहिर है उनकी फिनिशिंग वगैरह वो काम रहता था। अब इन्होंने किया ये कि एक तो पहले इन्होंने कहा जी इसका इस अथॉरिटी का नाम चेंज करें कि नया पाकिस्तान क्यों है, उन्होंने कहा जी कर दें। फिर कहा कि इसका लोगो चेंज करें, लोगों के कलर चेंज करें। फिर इन्होंने करते कराते अब एक तो ये हाउसिंग अथॉरिटी जो है अथॉरिटी इसको ख़त्म कर रहे हैं। दूसरा इन्होंने ये किया है सर कि सीडीए ने क्या किया, इसकी स्कीम ये थी कि ज़मीन दी सीडीए ने, अथॉरिटी ने डेवलपमेंट करवाई। फिर लोगों ने जब पैसे देने थे बैंकों को तो बैंकों में जो पैसा जमा होना था, जो सरकार का पैसा था वो सरकार को वापस चले जाना था, जो ज़मीन का पैसा था वो सीडीए को बैंकों ने दे देना था। अब जब इन्होंने लोगों को फ्लैट्स ही नहीं दिए तो लोगों ने तो किस्तें जमा नहीं करवाई, क्योंकि उनको चाबी तो मिली नहीं है। सीडीए ने यह कहा कि क्योंकि हमें ज़मीन के पैसे नहीं मिले तो हमें तो ज़मीन के पैसे चाहिए।
उन्होंने क्या किया कि इसकी एडवर्टाइजमेंट लगा दी ओवरसीज़ के लिए के नाम कि हम जी ये फ्लैट्स बेचना चाहते हैं, हालांकि ये अलॉटेड हैं ऑलरेडी। वो फिर अदालत में मामला गया, अदालत ने इस मामले को रोक दिया। अब सर ये है कि जो पंजाब में फ्लैट्स हैं वो मरीम नवाज साहबा ने अपने अंडर ले लिए हैं। जिन लोगों को अलॉटमेंट हुई थी उनकी बजाय अब नए लोगों को वो अपने नाम पे स्कीम जो उनकी अपना छत अपना घर उसके तहत दे रहे हैं। अब सर ये जो एक चीज अपने लोगों को देंगे ना, अपने लोगों ना, जो पीटीआई ने जो दिए वो तो किसी पार्टी के लोगों को नहीं दिए ना जी सर। वो तो उन्होंने कहा कि जो आदमी हाजतमंद है, जो गरीब है, जो मकान नहीं बना सकता, जो मजबूर और मुफलिस है, उसको दिया जाए। अब ये अपने लोगों को देंगे, उससे रद्द-ए-अमल पैदा होगा। बिल्कुल सर। अच्छा सर, इसमें एक और चीज़ है, एक तो ये था ना घर और फ्लैट्स, एक था कि 50 लाख से 1 करोड़ तक का कर्जा अगर वो घर खुद बनाना चाहता है, जिनकी अच्छी आमदन है उनके लिए, लेकिन वो घर नहीं बना सकते, आमदन अच्छी है लेकिन घर नहीं बना सकते, तो उसमें ये हुआ कि 120 अरब रुपया जो है वो कर्जे दिए गए बैंकों के जरिए। और इमरान खान साहब ने बैंकों को पाबंद कर दिया था कि इतने % कर्जा जो है वो आप हाउसिंग प्रोजेक्ट के लिए देंगे, तो उससे फिर और घर बनने थे। अब 120 अरब से कितने घर बने होंगे और कितने बनते, इमरान खान रह जाते तो ये अमाउंट 500-600 अरब तक चली जानी थी। अब सर एक तो ये कर रहे हैं कि ये जो अथॉरिटी है उसको इन्होंने ख़त्म कर दिया है, उसके मुलाजमीन को फारिग कर रहे हैं। फ्लैट्स उन लोगों को नहीं दे रहे जिनको देने थे। हज़ारों ख़ानदान हैं, 37 से 40 हज़ार लोग नहीं, वो 37 से 40 हज़ार ख़ानदान हैं जिनको एक उम्मीद पैदा हुई कि हमारा घर बन गया है, लेकिन उनको घर नहीं दिए जा रहे। और ये रहते 3 साल में तो और भी बन जाते। जी सर, तो ये सर कितनी ज़्यादती है, इनको शर्म नहीं आती कि गरीबों के घरों का मामला है। कारोबार है, सियासत में शर्म का कोई काम नहीं होता। हाँ? वो एक कम्युनिटी है, नाम नहीं बताऊंगा आपको। हाँ? उसके लोग जो है ना कोयटा में, वो बड़े हार्ड बार्गेनर हैं जी। तो वो गया दुकानदार के पास, उसका एक का किस्सा है। उसने कहा कि कपड़ा क्या भाव है? उसने कहा 200 रुपये गज है। उसने कहा 10 रुपये ले लो। उसने कहा भाई 200 रुपये मैं कह रहा हूँ, तुम कह रहे हो 10 रुपये, मैं कुछ रायत इसमें कर दूंगा, ज़ाहिर है कुछ ना कुछ रायत करनी पड़ती थी। बाय द वे कपड़े के कारोबार में मार्जिन बहुत होता है और बड़ा अच्छा काम है, और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसको पसंद फरमाया कपड़े कारोबार। अच्छा खैर, उसने कहा कुछ कम कर दूंगा, 190 100 कर दूंगा, 185 कर दूंगा। उसने कहा नहीं 10.5 रुपये ले लो। उसने फिर कहा वो मुश्किल 12 14 15 रुपये पे पहुंचा। उसने कहा तुम्हें शर्म नहीं आती? तो उसने कहा कि शर्म चे कुत्ती इसके पेश मर्दों में आयद। शर्म कौन सी कुतिया है कि मर्दों के सामने आए? सियासत में शर्म नाम की कोई चीज़ नहीं होती, मफादात होते हैं। जैसे नेपोलियन ने कहा था, सियासत में दोस्ती नाम की कोई चीज़ नहीं होती। There are no friends in politics. Allies are enemies. या दोस्त होते हैं या दुश्मन होते, अपना हलीफ होते हैं या दुश्मन होते हैं। सियासत में बाहर ये हेल्थ कार्ड छीन लिया। सही बात है सर, बड़ा जुल्म किया है। आप मुझे ये बताएं कि अगर मैं बीमार हो जाऊं तो अल्लाह ने मुझे इतने वसाइल दिए, डॉक्टर का बिल दे दूंगा। लेकिन वो गरीब आदमी जो नौकरी 10,000 रुपये की, 15,000, 20,000 की, 25,000 की करता है, घरों में काम करते हैं बच्चे, ये अगर बीमार हो जाए, सीरियसली कोई प्रॉब्लम हो जाए, तो वो हेल्थ कार्ड कितना बड़ा ज़हनी सहारा था। वो हॉस्पिटल भी वेलकम करते थे, भी एक नया मरीज़ आ गया है, चलो इसे कुछ पैसे मिल जाएंगे। अब हेल्थ कार्ड बंद कर दिया, घरों पे कब्जा कर लिया कि वो गरीब लोगों को नहीं देंगे। क्या खुदा का कानून बदल गया है? क्या मज़लूम की बद्दुआ बरशे बरी तक नहीं जाती? क्या इन लोगों की नहीं सुनी जाएगी? अगर कोई शख्स कुरान पर यकीन रखता है, अल्लाह के रसूल पर यकीन रखता है और कवानीन कुदरत पर यकीन रखता है, तो वो ये बात मान ही नहीं सकता कि ये हुकूमत चल सकती है। एक दिन इसके ख़िलाफ़ नफ़रत का ऐसा तूफ़ान उठेगा कि इसमें ये तिनकों की तरह बह जाएगी। ये पता नहीं कौन लोग हैं जो कहते हैं कबूलियत है, मकबूलियत नहीं, मकबूलियत है, कबूलियत नहीं है। क्या मकबूलियत? मकबूलियत क्या होती है? मकबूलियत अल्लाह के बारगाह में होती है और कबूलियत भी अल्लाह के बारगाह में होती है। बिल्कुल। और सर किसी दिन मैं अभी डाटा लेके आऊँगा नेक्स्ट वीक में, जो केपी के हुकूमत ने जो 4-5 नई चीज़ें, बोन मैरो ट्रांसप्लांट और किडनी ट्रांसप्लांट और ये चीज़ें ऐड की हैं। और सर खैर इस टॉपिक को पहले मैं क्लोज़ कर लूँ। अब इसमें ये अथॉरिटी ख़त्म करके नई अथॉरिटी बना रहे हैं ताकि अपनी मारधाड़ कर सकें, चीज़ें कर सकें। अभी पहले अथॉरिटी मौजूद है, आप उसको चलाएं और चीज़ें करें। सर आखिर में मैं आपको एक बड़ी तकलीफ़ दे बात बताऊँ कि
असल में सर होता ही है कि ज़ाहिर है सोशल मीडिया पे लोग हमसे रब्ता करते हैं कि मैं इस मुश्किल में हूँ, थोड़ा सा ज़ाहिर है जब हमने लोगों को अपील करनी होती है ना, तो फिर हमारी कोई जिम्मेदारी भी बन जाती है कि हम पहले चेक करें कि जेन्युइन केस है या नहीं है। क्योंकि मेरे साथ हुआ ये कि मुझे किसी ने कहा कि जी मेरी वालदा जो है वो एडमिट है निश्तर हॉस्पिटल में। अच्छा, तो मुझे पैसों की ज़रूरत है। अब क्योंकि निश्तर में मेरे बहुत दोस्त हैं, तो मैंने इसलिए कहा कि चलें भाई, वहाँ तो वैसे भी आपके बहुत से और भी काम करवा देते हैं। मैंने चेक किया तो वो झूठ था सारा, कोई उसकी वालदा एडमिट नहीं थी। और आपको पता है बदकिस्मती है हमारी कि यहाँ दो नंबरी बहुत है। अब मुझे कुछ अर्सा पहले किसी ने रब्ता किया, एक पेशेंट है इसी तरह, तो उसका आप सोशल मीडिया पे कह दें कि 12 से 15 लाख उनको चाहिए। मैंने कहा जब सोशल मीडिया पे हमने कहना तो जिम्मेदारी से कहना है, पहले चेक तो करवाएं। मैंने एक डॉक्टर साहब की जिम्मे लगाया, वो खैर प्रोसेस कर रहे थे, चेक कर रहे थे, लेकिन फिर वो मैसेज आया कि उस पेशेंट की डेथ हो गई। अब देखें ना, अब अगर हेल्थ कार्ड होता तो उसको किसी के आगे हाथ फैलाने की जरूरत नहीं थी, ठीक है, वो हो जाता। तो ये सर इन्होंने हेल्थ कार्ड सिर्फ इसलिए ख़त्म किया है कि ऐसे इमरान खान को जो है ना वो फ़ायदा होगा। भाई इमरान खान को क्या, भाई इनके लिए इक़्तिदार है सर। नवाज शरीफ नाम रख दो उस कार्ड का, लेकिन ये जुल्म ना करो। खैर आज हमने काफ़ी चीज़ों को सर इसमें वो हमने डिस्कस कर लिया है। सर इसका बैकग्राउंड जैसे आपने भी बताया कि जब ये नहरों वाले मामले पे धरना, जब एहतजाज शुरू हुआ, फिर 10 दिन तक धरना रहा, तो दो इशूज़ थे। एक था नहरों वाला मामला जिस पे ज़ाहिर है फिर ये मामला CCI में गया, फैसला मुअत्तल हो गया। दूसरा था कारपोरेट फार्मिंग का, उसमें जो हमारी MB सुमरो साहब और दीगर जो साफ़ियों से वहाँ के लोगों से बात हुई, वो ये कहते हैं कि सिंध के लोगों का ये कहना है कि आप कारपोरेट फार्मिंग कर रहे हैं तो पहले जो ज़मीनें आबाद हैं उनके लिए तो पानी नहीं है, उसकी कमी कर दिया आपने उल्टा। कारपोरेट फार्मिंग के लिए आप पानी कहाँ से लाएंगे, एक बात। दूसरा उनका ये कहना है कि अगर आपने कारपोरेट फार्मिंग करनी भी है तो आप गैर मुल्कियों को ज़मीनें ठेके पे देने की बजाय या सिंध से बाहर के लोगों को ठेके पे देने की बजाय आप मकामी लोगों को ज़मीन दें, वो आबाद करेंगे। और उसके अलावा अब हुआ ये कि जब ये धरना ख़त्म हुआ था और नहरों वाले मामले पे उन्होंने पीछे हट गई थी हुकूमत, तो कारपोरेट फार्मिंग का मामला कहा गया था कि ये सूबाई मामला है तो सूबाई हुकूमत आपसे मुज़ाकरात करेगी। लेकिन सूबाई हुकूमत ने मुज़ाकरात नहीं किए। जब सूबाई हुकूमत ने मुज़ाकरात नहीं किए तो फिर GA सिंध जो है पार्टी, उन्होंने मोरों में एहतजाज का ऐलान किया, उसके ऊपर लाठी चार्ज हुआ। फिर जो प्रोटेस्ट करने वाले हैं वो गए वो जो वज़ीर दाखिला सिंध के घर की तरफ, वहाँ पे हैरानकुन तौर पर कोई सिक्योरिटी नहीं थी। फिर वहाँ पे एक असला बरदार लोग आ गए जो पुलिस के नहीं थे, उन्होंने फायरिंग शुरू कर दी। 2 ज़ख्मी हुए क्रिटिकल, एक की वहीं पे डेथ हो गई, एक इरफान लगारी ज़ख्मी हुए, उनको हैदराबाद मुंतकिल कर दिया गया हॉस्पिटल में। अब कल उनकी हॉस्पिटल में डेथ हुई है तो उनकी डेड बॉडी जो हम पहले बता चुके हैं कि वो पुलिस वो नहीं दी गई, जिस वजह से अब वहाँ पे पूरे सिंध के अंदर इस वक्त प्रोटेस्ट हो रहे हैं और खौफ ख़त्म हो गया है। हर जगह पे छोटे छोटे मुजाहरे हो रहे हैं जी सर। तो जाहिर है जब मकामी मुजाहरे होंगे तो बहुत बड़ी तो नहीं होंगी, लेकिन सिंध का किस्सा पाक हुआ। बिल्कुल सर, ऐसे ही जिस तरह एक दिन गिलगित बल्तिस्तान ने फैसला कर लिया था कि हम इस बुनियाद पर वोट नहीं देंगे कि हम मकतब फ़िक्र किसी का क्या है या क्या है, इससे पहले तो इन चीज़ों को अहमियत दी जाती थी कुछ न कुछ। ये पाकिस्तानी कौम बनने का अमल है। बिल्कुल सर। और सर उसके बाद जो बलोचिस्तान में, गिलगित बल्तिस्तान में, कश्मीर में, पंजाब में, पख्तूनख्वा में, सिंध में, जब सब लोग एक ही बात कर रहे हो तो इसका मतलब क्या है, ये प्रोसेस शुरू हो गया है कौम की तश्कील। बिल्कुल। और सर GB की जो आपने बात की, वहाँ पे जो अपोजिशन लीडर हैं मीसम साहब, वो जो सूरत हाल बता रहे हैं वो तो बहुत ही खौफनाक है। क्योंकि वहाँ पे लोगों ने, खालिद खुर्शीद साहब ज़ाहिर है वो CM बने, फिर जो उनके साथ हुआ, जिस तरह से उनको सज़ा हुई, अब वो ज़ाहिर है वहाँ नहीं जा सकते, अभी तो वो KPK में बैठे हुए हैं। लेकिन वहाँ के लोगों के सेंटीमेंट्स तहरीक इंसाफ के साथ हैं, MWM के साथ हैं, और वहाँ पे बहरहाल वहाँ पे सूरत हाल काफ़ी कशीदगा होती जा रही है। जो सर हमने बलूचिस्तान का बताया, वहाँ पे जो हमारी साफ़ियों से बात हुई वो कहते हैं कि बड़ा हैरानकुन है कि ये नहीं अंदाज़ा था कि ग्राउंड लेवल पर, ग्रास रूट लेवल पर इस तरह से मुनज़्ज़म अंदाज में सालार खान काकड़ की टीम, PTI की टीम इतने ज़्यादा लोगों को मोबिलाइज़ कर लेगी, इतने ज़्यादा लोगों को इस्तकबाल के लिए ले आएगी। कोई डर, कोई खौफ नहीं है, हर जगह पे जो इस्तकबाल हुआ है। अब एक नए लीडर के तौर पे मर्ज हो रहे हैं, एक बेखौफ, शाइस्ता और बहादुर आदमी की हैसियत से। एक पोलाइट भी हैं, ये भी है उनकी खूबी है। जी सर। आमतौर पे लीडर इतने पोलाइट और नफीस और घुलने मिलने वाले। सियासत में कुल सबसे अहम चीज़ जो है वो घुलना मिलना ही है। जनाब अली करमुल्ला वजू का कौल है कि दानाई का निस्फ ये कि लोगों में घुला मिला जाए, ये सियासत में भी सादक आता है। जी सर। तो वो घुलने मिलने वाले भी हैं, शाइस्ता भी हैं, उनमें इनकसार भी है। मेरा ख्याल है कि नए लीडर के तौर पे मर्ज हो रहे हैं, और भी वहाँ से नौजवान काबिल तारीफ़ हैं
लीडर हैं जिन्होंने तकलीफ़ें उठाई हैं, और इसका मतलब ये नहीं उनका क्रेडिट नहीं है, उनका अपना क्रेडिट है जिन्होंने बुनियादें रखी, कुर्बानियाँ दी, तकलीफ़ें उठाई। लेकिन मुल्क बदल रहा है, और मुल्क बदल ही चुका है। बिल्कुल सर। ये जो ज़ाहिरी एक चादर है पड़ी हुई ऊपर, ये एक दिन आंधी चलेगी, एक दिन ये किस्सा ख़त्म हो जाएगा। बिल्कुल, हमें अपनी दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।